हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड पशुधन प्रसार हमारा यूनिट सेकंड जो भी कंसेप्ट था क्लियर हो गया था, तो उससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, परीक्षा में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीवित बिना अभिरंजित अनस्टेन्ड कोशिकाओं और उनके अंगों को स्पष्ट देखने के लिए किस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सर्वोत्तम माना जाता है? विच माइक्रोस्कोप इज बेस्ट सूटेड फॉर ऑब्जर्विंग लिविंग अनस्टेन्ड सेल्स एंड देयर इंटरनल ऑर्गेनलीज? साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी SEM, या फिर कनफोकल सूक्ष्मदर्शी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी प्रकाश की तरंगों के कला अंतर फेज शिफ्ट्स को तीव्रता के अंतर में बदल देता है, जिससे पारदर्शी सजीव कोशिकाओं को बिना रसायनों से मारे या अभिरंजित किए स्पष्ट देखा जा सकता है। इसकी खोज किसने की थी? फ्रिट्ज जर्निके ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वर्ष 1972 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज इन 1972 बाई? किसके द्वारा किया गया था फिर? डैनियली और डेविसन ने, या फिर रॉबर्टसन द्वारा, या फिर सिंगर और निकोलसन द्वारा, या फिर वॉटसन एंड क्रिक द्वारा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंगर और निकोलसन द्वारा। सब पढ़े हुए हैं, आपको आते हैं। ठीक है, सिंगर और निकोलसन द्वारा किया गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार लिपिड की द्विसतह एक अर्ध तरल माध्यम बनाती है, जिसमें प्रोटीन मोज़ेक पैटर्न में तैरते या धंसे रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका के किस अंगक ऑर्गेनेलिज को अर्ध स्वायत्तशासी अंग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेलिज इज डेजिग्नेटेड एज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज? कौन है फिर? लाइसोसोम, गोल्जी कॉई, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर अंतः प्रद्रव्य जालिका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट के पास अपना स्वयं का वृत्ताकार DNA, सर्कुलर DNA और 70S राइबोसोम होते हैं, जिससे ये अपने आवश्यक प्रोटीनों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले जल अपघटकीय एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किस पीएच पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पैक्ड इनसाइड लाइसोसोम्स ऑपरेट ऑप्टिमली एट विच इंटरनल pH 7.4, pH 5, pH 9, या फिर pH 7? क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, pH 5। लाइसोसोम के भीतर का माध्यम अम्लीय pH 5 होता है। इसमें पाए जाने वाले एसिड हाइड्रोजलेज एंजाइम इसी कम pH पर काम करते हैं। कोशिका के नष्ट होने पर यह फट जाता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारक केंद्र सेंट्रियोल की आंतरिक सूक्ष्म नलिकाओं माइक्रोट्यूब्यूल्स का संरचनात्मक विन्यास कैसा होता है? What is the structural arrangement layout of microtubules within a cellular centriomes? 9+2, 9+0, 7+2, या फिर 9+9? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9+0। तारक केंद्र में सूक्ष्म नलिकाएं परिधि पर 9 ट्रिपलेट्स के रूप में जमी होती है और केंद्रक में कोई नलिका नहीं होती, जिसे 9+0 विन्यास कहते हैं। पक्षमाभिका और कशाभिका, सीलिया और फ्लैजिला में 9+2 विन्यास पाया जाता है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। अगला है, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर यदि कोई गुणसूत्र अंग्रेजी के L आकार के रूप में दिखाई देता है तो वह क्या कहलाता है? बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर प्लेसमेंट, इफ एन एनाफेज क्रोमोसोम्स मॉर्फोलॉजिकली अपीयर्स L shaped, इट इज टर्म्ड मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, या फिर टीलोसेंट्रिक? तो क्या होता है फिर? तो इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर मध्य से थोड़ा हटकर होता है, जिससे एनाफेज के दौरान एक भुजा बड़ी और एक छोटी होकर L आकार बनाती है,
मेटासेंट्रिक में वी आकार का होता है, एक्रोसेंट्रिक में जे आकार का होता है और टीलोसेंट्रिक में आई आकार का होता है। ठीक है, तो इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। मेटासेंट्रिक यानी वी आकार, एक्रोसेंट्रिक जे आकार, टीलोसेंट्रिक आई आकार और सब मेटासेंट्रिक में कैसा आकार का होता है? एल आकार का। अगला है आपका क्रोमेटिन धागे के ऊपर धागे में मनके जैसी संरचना इकाइयाँ क्या कहलाती है? द प्राइमरी रिपीटिंग बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व्ड अलोंग कंडेंस यूकैरियोटिक क्रोमेटिन आर कॉल्ड सेंट्रोमियर, न्यूक्लियोसोम, क्रोमोमियर या फिर काइनेटोकोर। क्या कहलाती है फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोसोम। ठीक है। कॉनबर्ग और थॉमस के न्यूक्लियोसोम मॉडल के अनुसार हिस्टोन अष्टक कोर H2A, H2B, H3, H4x2 के चारों ओर जब डीएनए लिपटता है तो मनके जैसी संरचना बनती है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। दिया किसने था? कॉनबर्ग और थॉमस के जो न्यूक्लियोसोम मॉडल था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कीटों की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाले विशाल पॉलीटिन गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? Who originally discovered the giant polytene chromosomes inside the salivary glands of dipteran insect? E.G. बाल्बियानी, वॉल्टर फ्लेमिंग, थॉमस हंट मॉर्गन या फिर ह्यूगो डी व्रीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, E.G. बाल्बियानी। ठीक है। पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज 1881 ईस्वी में बाल्बियानी ने कायरोनोमस कीट के लार्वा की लार ग्रंथियों में की थी। इन गुणसूत्रों में सक्रिय आरएनए संश्लेषण वाले फूले भाग को बाल्बियानी वलय कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस उप अवस्था में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की महत्वपूर्ण घटना घटित होती है? देखिए, जब हमने कंसेप्ट पढ़ा था तो उसमें बताया था। फिर तो कौन से में होता था क्रॉसिंग ओवर? बताइए। जाइगोटिन में, पैकेटिन में, डिप्लोटिन में या फिर लेप्टोटिन में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैकेटिन में। ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट की जो पैकेटिन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच खंडों की अदला बदली होती थी, इसको हम जीन विनिमय कहते थे। यह रिकॉम्बिनेज एंजाइम द्वारा नियंत्रित होता था और जैव विकास के लिए विभिन्नताएं पैदा करता था। ठीक है। अगला है आपका, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक्स आकार की संरचनाएं जिन्हें काइजमेटा कहते हैं सर्वप्रथम किस अवस्था में स्पष्ट दिखाई देती है? द डिस्टिंक्ट एक्स शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड काइजमेटा बिकम विजुअली अपरेंट ड्यूरिंग विच मियोटिक फेज? पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकेनेसिस या फिर जाइगोटिन? तो इसको हम कहते हैं डिप्लोटिन। ठीक है। डिप्लोटिन अवस्था में सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स घुल जाता है और समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, जिससे वे स्थान जहां जीन विनिमय हुआ था एक्स आकार के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है। इन्हें ही हम काइजमेटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, चारगाफ के नियम के अनुसार किसी भी दोहरे धागे वाले डीएनए में नाइट्रोजनस क्षारों का कौन सा अनुपात सदैव 1 के बराबर होता है? कौन सा होता है फिर? हमेशा ये भी पढ़ा था हमने, A+T रेशियो अपॉन, या रेशियो कह लो आप, G+C। ठीक है। या फिर A+G अपॉन T+C, A+C अपॉन G+T या फिर A/G। तो ये होता था आपका ऑप्शन नंबर बी, A+G और T+C। ठीक है, अपॉन में। ठीक हो गया। तो चारगाफ के नियम के अनुसार कुल प्यूरीन की मात्रा हमेशा कुल पिरिडीन के बराबर होती थी, जैसे A+G = T+C, इसलिए इनका अनुपात हमेशा क्या होता था? 1 होता था। ठीक है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इनका, जैसा मान लो दोनों 1-1 है तो 1-1 का रेशियो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है। अगला है आपका, डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? विच एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोवलेंटली सीलिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स टुगेदर ड्यूरिंग लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन? कौन सा है फिर? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए हेलिकेज, डीएनए लाइगेज या फिर आरएनए प्राइमेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए लाइगेज। ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड पर छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े बनते हैं जिन्हें ओकाजाकी खंड कहते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम इन खंडों के बीच फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाकर इन्हें आपस में जोड़ देता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफर आरएनए की त्रिविमीय संरचना को समझाने के लिए
क्लोवर लीफ मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? हु फॉर्मुलेटेड द फंक्शनल क्लोवर लीफ मॉडल टू रिप्रेजेंट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए? रॉबर्ट हॉली, फ्रांसिस क्रिक, मार्शल निरीनबर्ग या फिर जेडी वॉटसन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हॉली ने। ठीक है, टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल रॉबर्ट हॉली ने दिया था। इसमें एक एम्फीपैथिक ढांचा होता था जिसमें अमीनो अम्ल बाइंडिंग साइट 3' CCA और एंटी कोडोन लूप मुख्य रूप से पाए जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेंडल द्वारा चुने गए उद्यान मटर गार्डन पी के पौधे में कुल कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का अध्ययन किया गया था? हाउ मैनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स वर सेलेक्टेड एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय ग्रेगर मेंडल इन द गार्डन पी प्लांट? तो इसका राइट आंसर है आपका 7 जोड़ी। ठीक है, मेंडल ने मटर पाइसम सटाइवम के पौधे के 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों जैसे पौधे की लंबाई, बीज का रंग, फूल का रंग आदि का चयन करके अपनी आनुवंशिकी के प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है, जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजीय संकर T का क्रॉस केवल शुद्ध अप्रभावी जनक tt के साथ कराया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? A cross between an unknown F1 heterozygous hybrid and its homozygous recessive parent is designated as a, क्या कहते हैं फिर? टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, पॉली क्रॉस या फिर मोनोहाइब्रिड प्रभावी क्रॉस? तो इसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, F1 हाइब्रिड का शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ संकरण टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इसका उपयोग अज्ञात पौधे के जीनोटाइप का पता लगाने के लिए किया जाता है। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का अनुपात हमेशा 1:1 आता है। अगला प्रश्न है, मिराबिलिस जलापा पौधे में लाल और सफ़ेद फूलों के बीच क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी फूल प्राप्त होना किसका उदाहरण है? The appearance of pink flowers in the F1 generation when crossing pure red and white Mirabilis jalapa flowers illustrate सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, बहुविकल्पिता या फिर पूरक जीन क्रिया? तो इसको हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। किसने बताया था? कार्ल कोरेंस ने खोजा था कि मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट में जब लाल लाल और सफ़ेद सफ़ेद के बीच अपूर्ण प्रभाविता के कारण एलिल आपस में ब्लेंडिंग प्रभाव दिखाते हैं तो उसमें गुलाबी रंग का नया फूल बनता है। ठीक है, और इनका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव का AB रक्त समूह AB ब्लड ग्रुप आनुवंशिकी के किस सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रत्यक्ष उदाहरण है? The human AB blood group serves as a prime clinical demonstration of which genetic principle? प्रभाविता का नियम, सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता या फिर गुणसूत्रीय विलोपन? तो क्या है फिर इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है आपका सहप्रभाविता। ठीक है, AB रक्त समूह में जीन IA और IB दोनों समान रूप से प्रभावी होते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर दोनों प्रकार के शर्करा का निर्माण एक साथ करते हैं जिसे हम सहप्रभाविता कहते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम सिस्टम्स ऑपरेट टू गवर्न सेक्स डिटर्मिनेशन अक्रॉस एवियन स्पीसीज बर्ड्स? XX XY तंत्र, XX XO तंत्र, ZZ ZW तंत्र या फिर अगुणित द्विगुणित तंत्र? तो क्या है फिर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, ZZ ZW तंत्र। ठीक है, हमने पढ़ा था और ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में बनते भी हैं। ठीक है, पक्षियों में मादा विषम युग्मकीय फीमेल हेट्रोगैमेटी पाई जाती है। मादा में असमान गुणसूत्र ZW और नर में समान गुणसूत्र ZZ होते हैं। अतः पक्षियों में लिंग का निर्धारण अंडे मादा द्वारा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कीजिएगा। अगला है फिर, मधुमक्खियों में नर ड्रोन का विकास बिना निषेचन के होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेल ड्रोन्स इन अ हनी बी कॉलोनी डेवलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। दिस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज टर्म्ड अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन या फिर एपोमिक्सिस। ये भी पढ़ा था हमने। तो क्या कहते हैं इसको? अनिषेक जनन। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं इसको। मधुमक्खियों में अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण होता है।
रानी द्वारा दिए गए अनिषेचित अंडे बिना निषेचन के अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस द्वारा नर ड्रोन में बदल जाते हैं, इसलिए नर ड्रोन अगुणित n=16 होते हैं। अगला प्रश्न है, शाही बीमारी रॉयल डिसीज के रूप में विख्यात हीमोफीलिया आनुवंशिकी के किस रूप का उदाहरण है? हीमोफीलिया हिस्टोरिकली नोन एज द रॉयल डिसीज इज क्लासिफाइड अंडर विच मोड ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस? क्या है फिर? ऑटोसोमल प्रभावी विकार, एक्स संलग्न अप्रभावी विकार, वाई संलग्न विकार या ऑटोसोमल अप्रभावी मात्रात्मक विकार? तो इसको हम कहते हैं एक्स संलग्न अप्रभावी विकार, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, एक्स संलग्न अप्रभावी विकार, एक्स लिंक्ड रिसेसिव विवरण। ठीक है, हीमोफीलिया एक एक्स संलग्न अप्रभावी रोग है जो क्रिस क्रॉस तरीके से वंशागत होता है। इसमें रक्त का थक्का बनाने वाले कारक की कमी होती है। महारानी विक्टोरिया इसकी वाहक थी, जिससे यह पूरे यूरोप के राजघरानों में फैला। ठीक हो गया, इसलिए इसको रॉयल डिसीज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है फिर, मानव में पाया जाने वाला डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्रीय विसंगति के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस इज क्लिनिकली ट्रिगर्ड बाय विच स्पेसिफिक क्रोमोसोमल एनोमली? गुणसूत्र संख्या 21 की एक आधी सूत्रता के कारण होता है, या फिर आपका लिंग गुणसूत्र की न्यूनता के कारण होता है, या 5वें गुणसूत्र की लघु भुजा का विलोपन के कारण होता है, या गुणसूत्र संख्या के 18वें की ट्राइसोमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्र संख्या 21 की एकाधी सूत्रता के कारण। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी 2n+1 हो जाती है, जिससे प्रभावित व्यक्ति में कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसके लक्षणों में मंदबुद्धि होना और हथेली पर गहरी रेखा, ठीक है, सीमियन क्रीज होना शामिल होती है। फिर है आपका अगला प्रश्न है, थॉमस हंट मॉर्गन टी.एच. मॉर्गन ने संलग्नता लिंकेज का विस्तृत अध्ययन किस जीव पर किया था? थॉमस हंट मॉर्गन एग्जीक्यूटेड हिज पायनियरिंग जीन मैपिंग एंड लिंकेज एक्सपेरिमेंट्स ऑन विच मॉडल ऑर्गेनिज्म? स्वीट पी, फल मक्खी, घरेलू मक्खी या फिर मटर का पौधा? इसका राइट आंसर है ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर यानी फल मक्खी। ठीक है, मॉर्गन ने संलग्नता और लिंग संलग्न वंशागति का विस्तृत प्रयोगात्मक सत्यापन फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर किया था। मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम उत्प्रेरक क्रियाविधि के संदर्भ में माइकलिस मेंटेन स्थिरांक Km मान बढ़ने का क्या अर्थ है? In enzyme catalyzed reaction, a high Michaelis Menten constants value analytically signifies, ठीक है, signifies क्या होता है फिर? एंजाइम की क्रियाधार के प्रति उच्च आत्मीयता हाई एफिनिटी, एंजाइम की क्रियाधार के प्रति कम अम्लीयता लो एफिनिटी, अभिक्रिया के अधिकतम वेग Vmax का दुगना होना, या फिर एंजाइम का पूर्णतः विकृत डीनेचर होना? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम की क्रियाधार के प्रति कम आत्मीयता। ठीक है, लो एफिनिटी। Km स्थिरांक एंजाइम की क्रियाधार के प्रति आत्मीयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उच्च Km का अर्थ है कि एंजाइम क्रियाधार से मजबूती से नहीं जुड़ पा रहा है। कम आत्मीयता और कम Km का अर्थ उच्च आत्मीयता होता है। अगला प्रश्न है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार जड़ों में पाए जाने वाले मूल गोप रूट कैप का निर्माण किस विशिष्ट मेरिस्टेमेटिक परत द्वारा होता है? इन प्लांट रूट एनाटॉमी द प्रोटेक्टिव रूट कैप इज कंटिन्यूसली जनरेटेड बाय विच स्पेशलाइज्ड मेरिस्टेमेटिक लेयर? डर्मेटोजोन, कैलिप्टोजोन या फिर प्लीरोम या फिर पेरिब्लिम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलिप्टोजोन। ठीक है, हैंस्टीन के हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार जड़ों के अग्रभाग पर एक विशेष मेरिस्टेमेटिक ऊतक परत पाई जाती है, जिसे कैलिप्टोजन कहते हैं। यह लगातार विभाजित होकर मूल गोप रूट कैप का निर्माण करती है ताकि मृदा घर्षण से मूल शीर्ष सुरक्षित रहें। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है फिर आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री मोनोकॉट पौधा तने में असामान्य या विसंगत द्वितीयक वृद्धि एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित करता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोकॉट प्लांट्स यूनिकली शोकेसेस एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ विदिन इट्स स्टेम टिश्यू? मक्का, ड्रेसिना, सूर्यमुखी या फिर निक्टेंथिस? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रेसिना। ठीक है। सामान्यतः एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम न होने के कारण द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, परंतु ड्रेसिना और युक्का इसके अपवाद हैं। इनमें वल्कुट कॉर्टेक्स क्षेत्र में एक असामान्य कैम्बियम वलय बनता है जो अंदर की ओर संवहन बंडलों का निर्माण करता है, जिसे हम विसंगत द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस हो गए। इससे पहले हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर कर लिया है। आगे अब हम यूनिट 3 को देखेंगे। ठीक है। यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाइए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है।